Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. Today we will discuss the solution of chapter Force and Pressure. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon. Okay students, तो start करते हैं. Our first question is, give two examples each of situations in which you push or pull to change the state of motion of object. आपको दो ऐसी सिचुएशंस देनी है जिसमें आप पुश या पुल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हो, यानी कि मोशन से रेस्ट में ला सकते हो या रेस्ट से मोशन में ला सकते हो. तो फर्स्ट सिचुएशन इज पुल सिचुएशन. तो अगर आप किसी ड्रॉवर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है. बी, द ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, द रोप इज पुल्ड. कुएं से पानी निकालने के लिए भी आपको रोप को खींचना पड़ता है. पुश सिचुएशन, आप फुटबॉल को किक करोगे तो वो मूव करेगी. ऐसे ही अगर वुडन बॉक्स को फोर्स के साथ पुश किया जाए तो वो भी मोशन में आ जाता है और ये चेंज ऑफ स्टेट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपको ऐसे दो एग्जांपल्स देने हैं जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करो और उसकी शेप चेंज हो जाती हो. तो फर्स्ट एग्जांपल इज, अगर गीली मिट्टी को आप अपने दोनों हाथों के बीच प्रेस करो तो उसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है. सेकेंड, रोलिंग द चपाती, चपाती को भी रोल के उसकी शेप चेंज की जा सकती है. नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप. तो पानी अगर निकालना है कुएं से तो उस रोप को आपको खींचना पड़ेगा, सो पुल. सेकेंड, अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड इट. हमेशा एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है, सो इट अट्रैक्ट्स. थर्ड, मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट. तो अगर किसी भी ट्रॉली को हमें मूव कराना है जो रेस्ट में है तो हमें या तो उसको पुल करना पड़ेगा या उसको पुश करना पड़ेगा, सो पुल और पुश इट. फोर्थ, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. तो दोनों पोल सेम है, दोनों मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल हैं तो वो रिपेल करते हैं, बिकॉज सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल्स और अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सो रिपेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, an archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move toward the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. तो यहाँ पर एक आर्चर है जो कि धनुष को छोड़ने वाला है अपने टारगेट पे. तो जैसे ही वो एरो को रिलीज करती है तो वो एरो मूव करता है टारगेट की तरफ. तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको नीचे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, उनको फिल करना है. तो जब आर्चर बो को स्ट्रेच करने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करेगी तो उसकी चेंज होती है, दैट इज शेप, क्योंकि उसकी शेप में चेंज होगा, सो शेप. नेक्स्ट, बी इज, the force applied by the archer to stretch the bow is an example of dash force. तो जो आर्चर है अगर वो बो को स्ट्रेच कर रही है तो with the help of हैंड्स की हेल्प से ही कर पाएगी. तो here is the muscular force अप्लाई हो रहा है. C, the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a dash force. तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्टेट में चेंज लाने के लिए तो दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स. D, while the arrow moves toward its target, the force acting on it are due to dash and that is due to dash. तो जो एरो हवा में जब वो मूव कर रहा है अपनी टारगेट की तरफ तो उस पर दो फोर्स अप्लाई होते हैं. फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड वन इज द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द एयर. जब वो एयर के पार्टिकल के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तो उन पार्टिकल के साथ वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, सो टू फोर्सेस. Next question is, in the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. यहाँ कुछ केस दिए गए हैं, आपको उनमें एजेंट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स कहाँ से
लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, और किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट केस इज स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। अगर लेमन को अपनी फिंगर्स के बीच स्क्वीज किया जाता है तो हेयर एजेंट ऑफ फोर्स इज फिंगर्स, क्योंकि फोर्स फिंगर्स की हेल्प से ही लग रहा है, एंड ऑब्जेक्ट हो गया लेमन, क्योंकि जो फोर्स है वो लेमन पर अप्लाई हो रहा है, एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स इज द शेप चेंज हो रही है लेमन की, क्योंकि अगर मस्कुलर फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है तो जो लेमन है वो स्क्वीज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज द टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। अगर टूथपेस्ट की ट्यूब में से पेस्ट को निकालना है तो एजेंट होगा फिंगर्स, क्योंकि फोर्स फिंगर्स की हेल्प से ही लगेगा, और ऑब्जेक्ट इज टूथपेस्ट ट्यूब। अब जो चेंज आएगा वो शेप में चेंज आएगा, क्योंकि जब उस पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई होगा तो जो शेप ऑफ द ट्यूब है वो चेंज हो जाएगी, वो भी स्क्विज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग while its other end is on a hook fixed to a wall। अगर एक स्प्रिंग पर कुछ लोड सस्पेंडेड किया जाए तो एजेंट होगा लोड एंड ऑब्जेक्ट इज स्प्रिंग, क्योंकि लोड को उसी के ऊपर हैंग किया गया है, एंड जो चेंजेस होगा दैट इज द शेप चेंज ऑफ द स्प्रिंग, बिकॉज उसकी शेप में चेंज होगा, वो इलोंगेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो स्प्रिंग है वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। अगर कोई एथलीट जंप करता है किसी बार को क्लियर करने के लिए तो जो फोर्स है दैट इज मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है मसल्स की हेल्प से, एंड ऑब्जेक्ट इज एथलीट हिमसेल्फ, क्योंकि वो फोर्स उसके ऊपर ही लग रहा है। सो इससे स्टेट चेंज होती है, वो मोशन में आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? अगर कोई लोहार या ब्लैकस्मिथ जोर से एक हॉट पीस ऑफ आयरन पर हैमर मारता है तो उस हैमरिंग की वजह से उस हॉट पीस ऑफ आयरन में क्या चेंज आएगा? ब्लैकस्मिथ अपने मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहा है फॉर हैमरिंग, और इससे जो हॉट आयरन पीस है उसकी शेप में चेंज आएगा, और वो इससे किसी भी डिजायर्ड शेप में उसको कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो एक फूला हुआ बैलून जब दीवार के साथ प्रेस किया जाता है उसको एक कपड़े पर सिंथेटिक क्लॉथ्स के साथ रब करने के बाद, तो ये देखा गया कि वो बैलून्स उस दीवार से स्टिक हो गया, चिपक जाता है। तो इसमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो हेयर जो इन्फ्लेटेड बैलून्स है जब उसको सिंथेटिक पीस के साथ रब किया गया तो वो चार्ज हो गया, यानी कि उसमें कुछ चार्ज आ गया, और एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसलिए जो बैलून है वो वॉल के साथ चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो आपको उस फोर्स का नाम लिखना है कि अगर आप बकेट को कुछ हाइट पे उठा के रख रहे हो तो उस बकेट पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स की वजह से उस बकेट की शेप में चेंज क्यों नहीं आता है, उसकी स्टेट चेंज क्यों नहीं होती है। तो जो अपलिफ्टेड बकेट है उस पर दो फोर्स एक्ट होते हैं, एक मस्कुलर फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एंड सेकेंड वन इज द ग्रेविटी फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। तो इसीलिए जो बकेट है उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. तो एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस पर दो फोर्सेस बताने हैं कौन से एक्ट कर रही हैं जब वो बिल्कुल लॉन्चिंग पैड को छोड़ रहा है। तो दो फोर्स जो रॉकेट के ऊपर
एक्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से लगता है, और सेकेंड वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द when we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air is the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure of the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, जैसे ही आप किसी ड्रॉपर के बल्ब को पानी में डाल के उसको प्रेस करते हो, तो जो ड्रॉपर के अंदर एयर होती है वो एस्केप होती है इन द फॉर्म्स ऑफ बबल्स. तो जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो प्रेशर को, तो पूरा ड्रॉपर वाटर से फिल हो जाता है. तो ये किस वजह से होता है? सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि प्रेसिंग की वजह से ड्रॉपर की सारी एयर बाहर आ गई है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो प्रेशर लगाती है वाटर के ऊपर, और जहाँ वाटर को खाली स्पेस दिखता है वो उस तरफ मूव करता है. तो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ड्रॉपर है उसमें वाटर फिल हो जाता है. Okay student, hope you understood the questions and answer of this chapter. Please revise and learn it, and subscribe my channel, like the video. Thank you.